characters and punctuation marks. When a character is stored in memory, it is first converted to a numeric code. The numeric code is then stored in memory as a binary number. जब भी कोई डेटा स्टोर किया जाता है कंप्यूटर की मेमोरी में तो उसे हमें बाइनरी नंबर की फॉर्म में स्टोर करना चाहिए. उसमें इंक्लूड होते हैं कैरेक्टर जैसे कि लेटर्स या पंक्चुएशन मार्क्स. जब भी कोई कैरेक्टर को मेमोरी में स्टोर किया जाता है वो सबसे पहले न्यूमेरिक कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है. वो न्यूमेरिक कोड को मेमोरी में स्टोर किया जाता है बाइनरी नंबर की फॉर्म में. ओवर द इयर्स डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स हैव बीन डेवलप्ड to represent characters in computer memory. Historically, the most important of these coding schemes is ASCII, which stands for the American Standard Code for Information Interchange. पिछले कुछ टाइम से बहुत सारी कोडिंग स्कीम्स डेवलप की गई हैं कैरेक्टर्स को कंप्यूटर मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए. उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो कोडिंग स्कीम है वो है ASCII, जिसे हम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज भी बोलते हैं. ASCII is a set of 128 numeric codes that represent the English letters. ASCII सेट है 128 numeric codes का जो रिप्रेजेंट करता है इंग्लिश लेटर्स को, बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स को और दूसरे कैरेक्टर्स को. For example, the ASCII code for the uppercase letter A is 65. ASCII code uppercase letter A का 65 है. When you type an uppercase A on your computer keyboard, the number 65 is stored in memory. जब भी हम अपरकेस ए लिखते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड पे तो ऑटोमेटिकली 65 स्टोर हो जाता है मेमोरी में, which is in a binary number of course. In case you are curious, ASCII code for uppercase B is 66, for uppercase C is 67. Appendix C shows all of the ASCII codes and the characters they represent. इसी तरह B का ASCII code 66 है, C का ASCII code 67 है और इसी and so on. Appendix C शो करता है वो सारे ASCII कोड्स और वो कैरेक्टर जो ये रिप्रेजेंट करते हैं. The ASCII character set was developed in the early 1960s and was eventually adopted by most all computer manufacturers. जो ASCII character set है वो डेवलप किया गया था 1960s में और अडॉप्ट किया गया था सारे कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज के द्वारा. ASCII is limited, however, because it defines codes for only 128 characters. ASCII हालांकि लिमिटेड है पर क्योंकि ये कोड्स को डिफाइन करता है ये लिमिटेड है 128 कैरेक्टर्स तक. To remedy this, the Unicode character set was developed in the early 1990s. इसी को ठीक करने के लिए जो Unicode character set है वो डेवलप किया गया था 1990 में. Unicode is an extensive encoding scheme that is compatible with ASCII but can also represent characters for many of the languages in the world. Unicode एक encoding scheme है जो compatible है ASCII कोड से पर ये रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है कैरेक्टर्स को बहुत सारी लैंग्वेजेस में इस वर्ल्ड में. Today Unicode is quickly becoming the standard character set used in the computer industry. हम ASCII कोड को आजकल जो यूनिकोड है वो स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट है कंप्यूटर इंडस्ट्री का. Now what is advanced number storage? Earlier you read about numbers and how they are stored in memory. While reading that section, perhaps it occurred to you that the binary numbering system can be used to represent only integer numbers beginning with 0. हमने जैसे पहले पढ़ा कि नंबर्स क्या होते हैं और किस तरह वो स्टोर किए जाते हैं मेमोरी में. अब हम ये जानेंगे कि क्या बाइनरी नंबर सिस्टम यूज किया जाता है सिर्फ इंटीजर नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या जीरो से, और नेगेटिव नंबर और रियल नंबर्स क्या वो रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं बाइनरी नंबरिंग टेक्निक से. कंप्यूटर्स आर एबल टू स्टोर नेगेटिव इंटीजर्स एंड रियल नंबर्स इन मेमोरी बट टू डू सो दे यूज एनकोडिंग स्कीम्स अलोंग विद बाइनरी नंबरिंग सिस्टम. अब कंप्यूटर में ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नंबर्स स्टोर नहीं किए जा सकते, नेगेटिव नंबर्स भी स्टोर किए जा सकते हैं पर उसके लिए कंप्यूटर को एनकोडिंग स्कीम चाहिए होती है यूनिकोड की. किस लिए चाहिए होती है हमें, जिससे वो नेगेटिव नंबर्स को भी स्टोर कर सके. कंप्यूटर्स नेगेटिव नंबर्स आर एनकोडेड बाय यूजिंग अ टेक्निक नोन एज 2's complement एंड रियल नंबर्स आर एनकोडेड इन द फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन. नेगेटिव नंबर्स को हम 2's complement की मदद से स्टोर करते हैं और रियल नंबर्स को एनकोड करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में. You don't need to know how these encoding schemes work, only that
बाइनरी नंबर्स। कंप्यूटर्स को हम डिजिटल डिवाइसेस भी कहते हैं और ये ही टर्म डिजिटल की यूज होती है किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो बाइनरी नंबर्स यूज करती है। डिजिटल डेटा दैट इज स्टोर्ड इन बाइनरी एंड अ डिजिटल डिवाइस इज दैट एनी डिवाइस दैट वर्क्स विद बाइनरी डेटा। डिजिटल डेटा वो है जो बाइनरी फॉर्म में स्टोर किया जाता है और डिजिटल डिवाइस वो डिवाइस है जो बाइनरी डेटा पे काम करता है। In this section we have discussed how numbers and characters are stored in binary, but computers also work with many other types of digital data. अब हमने डिस्कस करेंगे कि किस तरह नंबर और कैरेक्टर्स को बाइनरी में स्टोर किया जा सकता है, पर कंप्यूटर्स काम करते हैं बहुत सारे डिजिटल डेटा के साथ में। For example, consider the pictures that you take with digital camera. These images are composed of tiny dots of color known as pixels. एक आप कोई पिक्चर का एग्जांपल ले लीजिए जो आप डिजिटल कैमरा से क्लिक करते हैं। ये इमेज पिक्सल से बनी होती है। The term pixel stands for picture element as shown in figure 1.5. Each pixel in an image is converted into numeric code that replaces the pixel's color. The numeric code is stored in memory as a binary number. इस पिक्चर का न्यूमेरिक कोड होता है, ठीक है, जो बाइनरी फॉर्म में स्टोर किया जाता है डिजिटल कैमरा में। वो उसके न्यूमेरिक कोड उसके कलर का होता है या उसके पिक्सेल्स का। The music that you play on your CD player, iPod or MP3 player is also digital. A digital song is broken into small pieces known as samples. Each sample is converted into binary number which can be stored in memory. The more samples that a song is divided into, the more it sounds like the original music when it is played back. वो म्यूजिक जो हम अपने सीडी प्लेयर पे या आईपॉड पे या एमपी3 प्लेयर पे प्ले करते हैं वो भी डिजिटल होता है। एक डिजिटल सॉन्ग को हम तोड़ देते हैं बहुत सारे छोटे पीसेस में जिन्हें हम सैंपल्स कहते हैं। ईच सैंपल इज कन्वर्टेड टू अ बाइनरी नंबर। हर सैंपल को एक बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जाता है जिसे हम स्टोर करते हैं मेमोरी में। द मोर सैंपल्स दैट अ सॉन्ग इज डिवाइडेड इनटू, जितने सैंपल्स में डिवाइड किया जाता है सॉन्ग उससे उतना ही वो ओरिजिनल साउंड करता है जब वो प्ले किया जाता है। A CD quality song is divided into more than 44,000 samples per second. कोई भी CD क्वालिटी का सॉन्ग है वो एटलीस्ट 44,000 samples per second कन्वर्ट करता है। How a program works? A computer CPU can only understand instructions that are written in machine language because people find it very difficult to write entire programs in machine language. Other programming languages have been invented. कंप्यूटर जो का सीपीयू जो होता है वो वही इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकता है जो मशीन लैंग्वेज में हो, बट हम जैसे लोगों के लिए मशीन लैंग्वेज समझनी बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन्वेंट की गई है। Earlier we stated that CPU is the most important component in a computer because it is a part of the computer that runs programs. हमने अभी जैसे बताया कि सीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर का क्योंकि वो पार्ट ऑफ कंप्यूटर का जो प्रोग्राम्स को रन करता है। समटाइम्स सीपीयू इज कॉल्ड द कंप्यूटर्स ब्रेन, इसीलिए हम सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, एंड इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग स्मार्ट। ऑल्दो दीज आर द कॉमन मेटाफोर्स, यू शुड अंडरस्टैंड दैट द सीपीयू इज नॉट अ ब्रेन एंड इट इज नॉट स्मार्ट। हालांकि ये सिर्फ कहने की बातें होती है, सिर्फ बातें हैं, बट हमें ये समझना चाहिए कि सीपीयू का ब्रेन नहीं होता और सीपीयू ना ही स्मार्ट होता है। The CPU is an electronic device that is designed to do specific things. In particular, the CPU is designed to perform operations such as the following. CPU एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डिजाइन किया गया है कुछ स्पेसिफिक थिंग्स को परफॉर्म करने के लिए। पर्टिकुलरली देखा जाए तो CPU को डिजाइन किया गया है इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि नंबर 1 रीडिंग अ पीस ऑफ डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी, एडिंग 2 numbers, subtracting 1 number from another number, multiplying 2 numbers, dividing 1 number by another number, moving a piece of data from one memory location to another, determining whether one value is equal to another value. सबसे पहले हम किस लिए काम कर सकते हैं सीपीयू का कि वो डेटा को मेन मेमोरी से रीड करे, 2 नंबर्स को ऐड करे, एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करे, मल्टीप्लाई करे, डिवीजन कैरी आउट करे, एक डेटा को उनके पीस को दूसरी मेमोरी लोकेशन में मूव करे, डिटरमाइन करे कि कौन सी वैल्यू इक्वल है किस वैल्यू के। As you can see from the slide, the CPU performs simple operations on pieces of data. The CPU does nothing on its own. However, it has to be told what to do, and that is the purpose of a program. A program is nothing more than a list of instructions that cause the CPU to perform
CPU को बोलता है कि कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए। ये एक एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शन का जो किसी प्रोग्राम में अपीयर कर सकता है। To you and me, these are only a series of zeros and ones. To a CPU, however, this is an instruction to perform an operation. It is written in zeros and ones because CPU only understands instructions that are written in machine language, and machine language instructions always have an underlying binary structure. हमारी नजर में ये कोड एक सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है, दिस 1 1 0, पर एक्चुअली CPU के लिए ये क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है। क्यों? CPU से 0 और 1 लैंग्वेज ऐसा बन सकता है जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है, और उसका हमेशा बाइनरी स्ट्रक्चर होता है। A machine language exists for each operation that a CPU is capable of performing. For example, there is an instructor for adding numbers, there is an instruction for subtracting one number from another, and so forth. कोई मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट करता है हर ऑपरेशन के लिए CPU के जो केपेबल है परफॉर्म करने के। एग्जाम्पल हो गया इसका, एक इंस्ट्रक्शन नंबर्स को ऐड करने के लिए, एक इंस्ट्रक्शन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, और एंटायर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करते हैं CPU में, उन्हें हम CPU इंस्ट्रक्शन सेट भी कहते हैं। The machine language instruction that was previously shown in an example of only one instruction, it takes a lot more than one instruction, however, for the computer to do anything meaningful. किसी भी कंप्यूटर को कुछ मीनिंगफुल टास्क परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ती है। Because the operations that the CPU knows how to perform are so basic in nature, a meaningful task can be accomplished only if the CPU performs many operations. अब क्योंकि ऑपरेशन जो CPU को ऑलरेडी पता है वो इतने बेसिक होते हैं, तो एक मीनिंगफुल टास्क अकम्प्लिश किया जा सकता है अगर CPU परफॉर्म करे एक साथ बहुत सारे टास्क। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट ए कंप्यूटर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ interest that you will earn from a savings account this year, the CPU will have to perform a large number of instructions carried out in the proper sequence. अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर कैलकुलेट करे वो अमाउंट इंटरेस्ट का जो आपको मिलेगा अपनी सेविंग्स अकाउंट में से इस साल, तो CPU को इसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस कैरी आउट करने पड़ेंगे प्रॉपर सीक्वेंस में। अब इट इज नॉट अनयूजुअल फॉर प्रोग्राम टू कंटेन थाउजेंड्स और इवन मिलियंस ऑफ मशीन लर्निंग इंस्ट्रक्शंस। अब ऐसा कोई अनयूजुअल नहीं है कि अगर किसी प्रोग्राम में थाउजेंड्स हो या मिलियंस मशीन इंस्ट्रक्शंस हो। प्रोग्राम्स आर यूजुअली स्टोर्ड ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एज डिस्क्राइब्ड। प्रोग्राम्स को हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर भी स्टोर करते हैं जैसे कि डिस्क ड्राइव पर। When you install a program on a computer, the program is typically copied to your computer's disk drive from a CD-ROM or perhaps downloaded from a website. जब भी हम कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे, तो प्रोग्राम टिपिकली कॉपी हो जाता है आपके कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव पर किसी CD-ROM से या डाउनलोड हो जाता है वेबसाइट से।